जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। आज हो चुका है 20 जून और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षाओं में आपसे जो जो सवाल पूछे गए और अब आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज एसएससी एमटीएस का लास्ट दिवस का एग्जाम है, यानी कि दोस्तों 20 जून को एसएससी एमटीएस के एग्जाम सारे समाप्त हो जाएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर जो हमको प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि अशोक का स्तंभ किस बात का प्रतीक है? अहिंसा का, संस्कृति तथा शांति का, सद्भावना का, राष्ट्रकूट का। दोस्तों, आपको बता दें अशोक का स्तंभ किस बात का प्रतीक है? संस्कृति और शांति का। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों, अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक का कलिंग युद्ध। दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने रक्तपात की नीति को छोड़ दिया था। आपको ये सवाल पूछा भी गया है एसएससी एमटीएस की परीक्षा में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काठमांडू है, काबुल है, ओटावा है, मस्कट है। दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान इसकी राजधानी कौन सी है? काबुल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, काठमांडू का संबंध कहाँ से? ये दोस्तों नेपाल की राजधानी है। कहाँ की? नेपाल है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा सवाल है। दोस्तों, काठमांडू नेपाल, इसमें दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? सार्क का मुख्यालय स्थित है। आपको याद होगा सवाल। और दोस्तों, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, आपको बता दें काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। और सार्क, इसमें कितने मेंबर शामिल हैं? कुल 8 मेंबर शामिल हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ओटावा। ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की। किसकी? कनाडा की। दोस्तों, आपको बता दें कैनबरा ये किसकी राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की। और ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। मस्कट किसकी राजधानी है? ओमान की। किसकी? ओमान की राजधानी है। इसको आप ध्यान में रखें। कमेंट करके बताएं कवरत्ती किसकी राजधानी है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही सिंपल सवाल है, बच्चे को पता है फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जानते हैं? दोस्तों, मिल्खा सिंह। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूं, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले सचिन तेंदुलकर, इनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी क्या है? प्लेइंग इट माई वे। इसको आप लिख लेंगे। सुरेश रैना की कौन सी है? बिलीव। और दोस्तों, पीटी ऊषा, आपको याद होगा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? पीटी ऊषा को बनाया गया है। और दोस्तों, इनको और किस नाम से जानते हैं? पयोली एक्सप्रेस। पयोली एक्सप्रेस इस नाम से जानते हैं। इसको आप एक बार खुद से रीचेक कर लेंगे। दोस्तों, ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है, बच्चे को पता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 ईस्वी में। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों, आपसे 2 सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहली, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको याद होगा सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये दोस्तों कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लिया था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका जवाब होता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। इन दोनों सवालों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ पर? बम्बई में हुआ था। इस सवाल को भी आपको नोट करके रखना है। और दोस्तों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। इसको भी आप थोड़ा लिख लें। कौन से विश्वविद्यालय में हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारतीय कांग्रेस का पिता यानी कि संस्थापक किसको कहते हैं? एओ ह्यूम। इसको भी आप लिख ले, अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? दोस्तों, याद कीजिएगा, जब दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा गया तब मैंने ये सवाल आपको नोट कराया और सेम ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे थे। फिर से आज सेम ऑप्शन ही आपके सामने रखे हैं, आप क्लासेस उठाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, याद कीजिएगा, हमने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 47, इसमें क्या है? पोषण
पोषण संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 47। और आर्टिकल नंबर 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी मैंने आपको नोट कराया था। आर्टिकल नंबर 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। और आर्टिकल नंबर 51A इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग कौन सा? भाग 4A कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ये सब चीज़ें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दोस्तों आपको याद होगा किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए के कारण। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसको दोस्तों कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से किसको जानते हैं? रतौंधी रोग को जानते हैं। दोस्तों एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस है ये दोस्तों आनुवंशिक रोग होता है। आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आनुवंशिक रोग है, तो दोस्तों ये 4-5 ऑप्शन आपके सामने रखे जाते हैं और ये नाइट ब्लाइंडनेस ये ऑप्शन जरूर रखा जाता है। आपको याद रखना ये नाइट ब्लाइंडनेस संबंधित है रतौंधी रोग से, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें दोस्तों व्यक्ति जो है रंगों में भेद नहीं कर पाता, ये कौन सा दोस्तों रोग है? आनुवंशिक रोग है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी दोस्तों विटामिन B1 यानी कि दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन सी इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इन चारों सवालों को आपको नोट कर लेना है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी। और विटामिन डी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। एक सवाल दोस्तों आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित होता है, मानव शरीर में संश्लेषित होता है? तो आपको ध्यान में रखना विटामिन डी मानव शरीर में संश्लेषित हो सकता है। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अब आप कमेंट करके बताएं गोल्डन राइस। कौन सा गोल्डन राइस, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये सवाल आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अब दोस्तों आज क्लास के लास्ट में बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, उसको सुनकर जाइएगा 100%। अगर आपका कोई सा भी भविष्य में एग्जाम है तो आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रामबाण का काम करेगी। अगला सवाल पूछा गया कि वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, लवलीना बोरगोहन, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला था? 12 खिलाड़ियों को मिला था। लेकिन आज आपसे सवाल पूछा गया था कि रवि दहिया वाला, आपके ऑप्शन में रवि दहिया सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको 3-4 नाम और बता दिए। नीरज चोपड़ा को भी मिला है, रवि दहिया को भी मिला है, लवलीना बोरगोहन को भी मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन आपसे सवाल पूछा गया था कि वर्ष 2021 में किस रेसलर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, और 4 ऑप्शन थे, उसमें रवि दहिया आपका सही आंसर था। उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए चलता हूं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि गणगौर त्योहार में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों अब तक सवाल पूछा जा रहा था कि गणगौर त्योहार कहाँ मनाया जाता है, जो कि दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। लेकिन आज सवाल पूछा गया कि गणगौर त्योहार में किस देवी देवता की पूजा होती, तो आपको ध्यान में रखना है भगवान शिव और माता पार्वती। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और गणगौर का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत से संबंधित है? 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? चेतन भगत की पुस्तकें हैं। दोस्तों अरविंद घोष हो गए, चेतन भगत हो गए, किरण बेदी हो गई, रस्किन बॉन्ड हो गए, किरण देसाई हो गए, अरुंधति राय हो गई। ये 5-6 दोस्तों ऐसे राइटर हैं जिनकी पुस्तकें आपसे भर भर के पूछी गई हैं एसएससी की परीक्षाओं में। इनको आप रट डालें अगर आपका कोई सा भी एसएससी का एग्जाम अब होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें आपके ऑप्शन में ये 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक दी हुई थी। आपका दोस्तों यही सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों 2 पुस्तकें मैंने आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट में नोट करा दी। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924, 1925, 1927, 1928। तो आपको दोस्तों याद रखना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1928 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ डेटे देके रखी हुई हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं। जैसे कि 1924, आपको याद होगा 1924 में हुआ था बेलगाम अधिवेशन। कौन सा? बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन कब का है? 1924 का है। एकमात्र दोस्तों अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने की थी। इसको आप नोट करके रखेंगे। और दोस्तों बेलगाम स्थान कहां पर स्थित है? कर्नाटक। ये सवाल भी आपको नोट करने हैं। 1925 में दोस्तों क्या हुआ था? दो चीजें आपको याद रखनी है। कानपुर अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद होगा सरोजिनी नायडू जी ने की थी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। और दोस्तों 1925 में हुई थी काकोरी ट्रेन एक्शन। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती, ये कब हुई थी? ट्रेन एक्शन, इसको भी आप लिख लें, 9 अगस्त 1925 को। इसमें दोस्तों 4 लोग शामिल थे, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद। और दोस्तों एक नाम आपको कमेंट करके बताना है, ये 3 नाम मैंने आपको बता दिए हैं, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद। चौथा नाम कौन सा था? इसका जवाब कमेंट कर छाप दें। 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साइमन कमीशन बना कब था? 1927 में इसका गठन हुआ था, लेकिन भारत कब आया? 1928 में। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवाल अच्छे से सुने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया है कि हमसे हिकात नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या था? जम्मू कश्मीर। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल है। बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख में दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है? हेमिस फेस्टिवल। अगर आपसे पूछ लिया जाए हेमिस फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है? लद्दाख। स्पूति गस्टर फेस्टिवल, स्पूति गस्टर फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। मेघालय दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मेघालय में बांग्ला फेस्टिवल मनाते हैं। कौन सा? बांग्ला। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ पर दोस्तों एक फेस्टिवल मनाते हैं चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। झारखंड में क्या संबंधित है? सरहुल फेस्टिवल। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? अगर आपसे सवाल पूछा था कि भारत की कुल सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो आपको ध्यान में रखना 9 देशों के साथ, लेकिन स्थल सीमा पूछी गई है तो आपको ध्यान में रखना इसका राइट आंसर हो जाता 7। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको याद होगा बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर, और सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपको याद होगा बांग्लादेश से कौन कौन सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, और दोस्तों कौन सा है? मेघालय और मिजोरम। ये नाम आपको नोट करने हैं। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये दोस्तों बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। आपसे यहाँ से कई तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। आपसे सवाल पूछा सकता है कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश से सबसे कम सीमा कौन बनाता है? मिजोरम। बांग्लादेश से दोस्तों 2 बार सीमा कौन बनाता है? असम। और बांग्लादेश से दोस्तों तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है? त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये सब सवाल आप रट डालिए, आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे सवाल। कमेंट करके बताएं बांग्लादेश, इसकी दोस्तों राजधानी कौन सी है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अगला सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको याद होगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसको दोस्तों संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? ये सवाल भी मैंने कई बार आपको नोट कराया है। ये आपका होमवर्क का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इसको दोस्तों कब अपनाया गया था? तो दोस्तों हमने आपको कई बार नोट कराया है 24 जनवरी 1950 को। अब आप कमेंट करके बताएं हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। आपके होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आज एसएससी एमटीएस का लास्ट डे है, यानी कि दोस्तों आज के बाद आपका एमटीएस का कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। अब सीधे जिसका एग्जाम जैसा हुआ है वो वैसा अपने रिजल्ट की
दोस्तों अब रिजल्ट का वेट करेंगे आप। और दोस्तों इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, इसका दोस्तों कैसा क्या रिजल्ट आने वाला, उसके बारे में हम पूरी रिसर्च कर एक वीडियो बनाएंगे आपको और फिर बताने वाले हैं। इसकी कट ऑफ को लेकर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि किसके कितने नंबर सही होने चाहिए जिसको आसानी से सिलेक्शन मिल सके। अब दोस्तों काम की बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप भविष्य में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीआरपीएफ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हों, उसके लिए मैं एक ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाने वाला हूं। उस ब्रह्मास्त्र सीरीज में डेली 20 से 25 क्वेश्चन दूंगा और वो 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों बिल्कुल नए क्वेश्चन और नए तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ऑप्शन के थ्रू सारा दोस्तों आपको मैं एनालिसिस कर एक एक सवाल बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग तैयार हैं उस ब्रह्मास्त्र सीरीज के लिए? कमेंट कर छाप दीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चों ने दोस्तों कमेंट में हाँ बोला है। आज आप एक लास्ट बार और बताइएगा क्या यह सीरीज शुरू होनी चाहिए कि नहीं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाकर रखें। और दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज हमारे परिवार को 10,000 तक पहुंचा दिया। उसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा और अपना बेहतर प्रयास करूंगा आप सभी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।